बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका टॉपिक है आज आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? इनके अंदर एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मैस डिफरेंट होते हैं। और एटॉमिक नंबर सेम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, जैसा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन स्टेट और रिएक्शन विद मेटल्स सेम होगा। हर आइसोटोप के लिए ये प्रॉपर्टीज सेम होंगी, लेकिन चूंकि एटॉमिक मास डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, जैसा कि साइज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स, उनका रेडियस डिफरेंट होगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं अपने एटॉमिक मास पर। और आइसोटोप्स का चूंकि एटॉमिक मास डिफरेंट है तो ये सारी प्रॉपर्टीज वेरी करेंगी। लिहाजा एक एमसीक्यू एंट्री टेस्ट में पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू, आइसोटोप्स डिफर इन। तो आप याद रखिए आइसोटोप्स वो डिफर करेंगे जब बात हो रही होगी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो ऑप्शन ए, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, आइसोटोप की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में चेंज नहीं होती, ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सही है। आइसोटोप्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है तो चेंज होगा, जबकि चार्ली ऑप्शन में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। आइसोटोप्स के अंदर प्रोटॉन की तादाद सेम होती है, इलेक्ट्रॉन की तादाद भी सेम होती है, एंड रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, तो रिएक्टिविटी भी सेम होगी। तो आइसोटोप्स टोटल इस वक्त 580 आइसोटोप्स मौजूद हैं आपकी टेक्स्ट बुक के हवाले से, जिनमें से 300 आर्टिफिशियल है और 280 दे आर नेचुरल अक्रिंग आइसोटोप्स और 40 इनमें से रेडियो एक्टिव है। और उन 280 में से जिनका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर इवन है वो है 154, और जिनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास ऑड है वो है 126। साबित हुआ कि ऑड एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास वाले तादाद में कम है और इवन वाले तादाद में ज्यादा है। देन एटॉमिक मास मल्टीपल ऑफ 4 जिनका है वो अर्थ क्रस्ट का तकरीबन 50% है, मतलब 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट इज मेड बाय द एलिमेंट्स दोज हैव एटॉमिक मास इवन एंड नॉट ओनली इवन, मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 जिनका एटॉमिक मास है, जैसे ऑक्सीजन देखें 16 है, इट इज मल्टीपल ऑफ 4। मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन, all of them are with atomic mass that is even, not only even, that is multiple of 4। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, isotopes are more abundant when atomic mass is odd, बड़े कम होते हैं, रेयर होते हैं। और याद रखिए ये बड़ा अच्छा क्यों है, ये आपके लिए एक लाइन है जो आप याद रखिए कि जिनका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर ऑड होता है वो अमूमन 2 या फिर बाकी अनस्टेबल आइसोटोप रखते हैं, मतलब उनके अंदर स्टेबल आइसोटोप बमुश्किल 2 से ज्यादा होती है। 2 से ज्यादा अगर होंगे तो वो सारे आर्टिफिशियल होंगे, मतलब रेडियो एक्टिव होंगे और नेचुरल नहीं होंगे। फिर इवन, हाँ इवन वाले ज्यादा होते हैं, मल्टीपल ऑफ 2 वही इवन है, और मल्टीपल ऑफ 4। तो सबसे ज्यादा आइसोटोप्स कौन से अबंडेंट है? दोज आर विद मल्टीपल ऑफ 4। और आपको याद कराता हूं आपकी बुक के मुताबिक कि जो आपने एलिमेंट्स आइसोटोप्स याद करने हैं, आयरन, फ्लोरीन, आयोडीन, आर्सेनिक और गोल्ड, ये सब के सब अपने अंदर सिर्फ एक आइसोटोप रखते हैं, एक से ज्यादा इनका आइसोटोप नहीं है। ये बड़े रेयर कह लें मौजूद है एलिमेंट्स, और इन सब को बोलते हो आप मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। और क्लोरीन और ब्रोमीन इनके 2 आइसोटोप होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इनके 3 होते हैं।
सल्फर इसके 4 आइसोटोप है, निकल इसके 5 आइसोटोप है, कैल्शियम और प्लाडियम 6, कैडमियम 9 और टिन के 11 आइसोटोप हैं, जबकि सिल्वर के 16 आइसोटोप है, लेकिन 2 नेचुरल अकरिंग ओनली, सिल्वर 107 एंड सिल्वर 109, इसका मतलब बाकी 14 नेचुरल अकरिंग नहीं है, दे आर मैन मेड, दे आर आर्टिफिशियल। और एक एमसीक्यू और आपसे पूछता हूं कि विच ऑफ फॉलोइंग इज मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट? आयरन मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट नहीं होता। सिल्वर, यस, सिल्वर इज आल्सो नॉट मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। मैंने कहा इसके अंदर 16 आइसोटोप होते हैं। गोल्ड, एब्सोल्युटली गोल्ड इज मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट, और ऑक्सीजन के अंदर भी 3 आइसोटोप्स मौजूद होते हैं। तो क्वाइट राइट ऑप्शन इज विद गोल्ड। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री ये वो टेक्निक है जो हमें बताती है अबाउट नंबर ऑफ आइसोटोप्स, उनकी रिलेटिव अबंडेंस और एग्जैक्ट एटॉमिक मैस के बारे में। और स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि 2 तरह के आपकी बुक में मेंशन किए हुए, आस्टन और डेम्स्टर। और डेम्स्टर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज प्रेफर्ड टू आस्टन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो इसके डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं उनमें से एक, सबसे पहले जिस सैंपल को आपने एनालाइज करना होता है, फॉर दीज 3 ऑप्शंस कि उनके आइसोटोप जान लें, उनकी रिलेटिव अबंडेंस जान लें और उनका एग्जैक्ट एटॉमिक मैस जान लें। सबसे पहली स्टेज हमें उस सैंपल को, उस एलिमेंट को वेपोराइज करना होता है अप टू 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻7 टॉर। ऐसा कर लेने के बाद हमें उस सैंपल को आयोनाइज करना होता है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराते हैं जिससे वो आइसोटोप आयोनाइज हो जाता है, एक कैटाइन बन जाता है, एंड नाउ इट इज एबल टू बी डिटेक्टेड इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। नेक्स्ट स्टेज एक्सेलरेशन, हमने उसकी वेलोसिटी को चेंज करना होता है विद 500 टू 2000 वोल्टेज। देन रिकॉर्डर या आयन कलेक्टर या फील्ड मीटर ये मेजर करता है रिलेटिव अबंडेंस थ्रू स्ट्रेंथ ऑफ करंट। और मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ एक प्लॉट ऑफ डेटा के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन देता है, वेयर एटॉमिक मैस इज प्लॉटेड along x-axis abscissa and relative abundance is plotted along y-axis ordinate। और नियॉन सैंपल अगर हमने लिया हो, नियॉन सैंपल, तो नियॉन सैंपल के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 20, 21, 22। और इसने हमें करंट स्ट्रेंथ के थ्रू रिलेटिव अबंडेंस के बारे में बताया। देखिए 20 की अबंडेंस 90.92, 21 की अबंडेंस 0.256 और 22 की अबंडेंस 8.82। हम अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं। हमने नंबर 1 जानना था कि कितने किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ आइसोटोप हैं, तो देखिए 3 आइसोटोप है नियॉन के। फिर हमने जानना था उसकी रिलेटिव अबंडेंस, तो ये है रिलेटिव अबंडेंस तीनों आइसोटोप की। और थर्ड वी हैव टू मेजर एग्जैक्ट एटॉमिक मैस ऑफ नियॉन। तो ऐसा करने के लिए आप क्या करिए, आप किसी भी एलिमेंट को जिसके आइसोटोप्स हैं उसके एटॉमिक मैस को उसकी रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करिए और प्लस करते जाइए बाकी आइसोटोप के सेम फिनोमेना के थ्रू। जैसे 20 है, इसकी अबंडेंस 90.92 प्लस 21 इसकी अबंडेंस है 0.256 प्लस 22 इसकी अबंडेंस है 8.82 और 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरह जो एटॉमिक मैस आएगा दैट इज 20.18 AMU फॉर द नियॉन। एंड रिमेंबर हर एलिमेंट जिसका आइसोटोप 1 से ज्यादा हो, मतलब मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट के अलावा हर एलिमेंट का जो एग्जैक्ट एटॉमिक मैस होगा ना वो फ्रैक्शन में होगा, पॉइंट्स में होगा।
वो होल डिजिट में नहीं होगा। और जैसे क्लोरीन को देख लो, क्लोरीन के 2 आइसोटोप 35 विद अबंडेंस ऑफ 75.53 और 37 विद अबंडेंस ऑफ 24.47। और ये भी बड़ा अच्छा एंट्री टेस्ट का क्वेश्चन है कि 35 और 37 की रेशियो क्या होती है। तो देखो ना, ये 75% है ऑलमोस्ट और ये तकरीबन 25% है, तो ये इसका 3 टाइम है। तो रेशियो क्या बनेगी? 3:1, मतलब क्लोरीन 35 की रेशियो 3 और क्लोरीन 37 की रेशियो 1 टाइम है। और अगर इसका एटॉमिक मास एग्जैक्ट मालूम करना हो तो उसी तरह से आपने क्या करना है, 35 को 75.53 से मल्टीप्लाई करो प्लस 37 को 24.47 से मल्टीप्लाई करें और 100 से डिवाइड कर दें। तो एग्जैक्ट एटॉमिक मास इज 35.5 AMU। और आपने जो डिफ्लेक्शन करना होती है दैट इज थ्रू m/e इज इक्वल टू h²r²/2e। यहाँ पे बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। आपने अगर रेडियस ढूंढना हो किसी आइसोटोप का तो याद रखिए कि अगर किसी का मास ज्यादा होगा तो उसका r² रेडियस भी ज्यादा होगा। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। फिर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जो वैल्यू होती है ना वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। इसी तरह अगर आप r² को इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ से मेजर करना चाहो तो ये भी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर किसी की स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी तो उसका रेडियस r² कम हो जाएगा। और अगर आपने रेडियस को चार्ज से कंपेयर करना हो तो दे आर आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब अगर किसी आइसोटोप का चार्ज ज्यादा होगा तो उसका रेडियस कम होगा। तो ये बड़ा अच्छा MCQ है कि विच ऑफ फॉलोइंग शो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, नियॉन 20, 21, 22 एंड नियॉन नेगेटिव, किसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा है? तो मैं आपको एक हिंट देता हूं कि डिफ्लेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसकी डिफ्लेक्शन कम होगी। तो आप लोगों को यह भी पता होगा कि जब एलिमेंट को आयन कलेक्टर के ऊपर फॉल कराते हैं तो ये 20 होता है, ये 21 होता है और ये 22 होता है। इसका मतलब जिसका रेडियस सबसे कम है, जिसका रेडियस सबसे कम है उसकी डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है, तो नियॉन 20। और जो नेगेटिव होते हैं या जो न्यूट्रल होते हैं उनकी डिफ्लेक्शन होती नहीं है। टेक्निकल पॉइंट, सिर्फ डिफ्लेक्शन किसकी होगी? दैट इज चार्ज पॉजिटिव। और जिसका रेडियस कम होगा उसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। एंड देन सेपरेशन टेक्निक्स, ये जो हम काम करते हैं कि आइसोटोप जानते हैं, अबंडेंस जानते हैं, एग्जैक्ट एटॉमिक मास जानते हैं, इसके कई तरीके हैं। एक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, लेजर डिस्टिलेशन, गैसियस और थर्मल डिफ्यूजन। इसके अलावा मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज आल्सो अ टूल टू मेजर नंबर ऑफ आइसोटोप, देयर रिलेटिव अबंडेंस एंड फाइनली एग्जैक्ट एटॉमिक मास। आपको कन्वर्ट करना है मोल को कन्वर्ट करना है मास में, और अगर मास को मोल में कन्वर्ट करना पड़े, इसी तरह मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल में और नंबर ऑफ पार्टिकल को मोल में, एंड मोल को वॉल्यूम में और वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करना हो तो ये बड़े इंपॉर्टेंट। इनमें से एक ना एक MCQ जरूर, चाहे आपका ECAT हो, आप नर्स्ट के लिए टेस्ट दे रहे हैं, आप MD-CAT के लिए दे रहे हैं, जरूर आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले अगर आपने मोल को कन्वर्ट करना हो मैस में और फिर मैस को कन्वर्ट करना हो मोल में, तो मोल का फार्मूला होता है मैस ओवर मॉलिक्यूलर मैस। और अगर आपको मोल को कन्वर्ट करना हो मैस में तो मैस इज इक्वल टू मोल इनटू मॉलिक्यूलर मैस। और अगर आपको मोल को कन्वर्ट करना हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में तो नंबर ऑफ पार्टिकल इज रिटन विद कैपिटल N। तो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं इक्वल टू मोल
इनटू एवोगैड्रोस नंबर। और अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल को मोल में कन्वर्ट करना हो तो मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। देन इफ वी आर इंटरेस्टेड टू कन्वर्ट मोल इनटू वॉल्यूम तो मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम एक मोल का वॉल्यूम जो कि 22.414 डीएम क्यूब होता है। और अगर वॉल्यूम को कन्वर्ट करना हो मोल में तो मोल को मल्टीप्लाई करना होगा मोलर वॉल्यूम के साथ। और याद रखिए कि किसी भी गैस का एक मोल, किसी भी गैस का एक मोल, लाइक अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एक मोल 32 ग्राम का होता है, तो ये बराबर होगा 6.02 10 रेज़ की पावर 23। और ये बराबर होगा वॉल्यूम के, मोलर वॉल्यूम के, दैट इज 22.414 डीएम क्यूब। इसी तरह अगर आपके पास कोई और गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर 44 ग्राम होते हैं, तो ये भी बराबर होगा एक मोल के और वो बराबर होगा 6.02 10 रेज़ की पावर 23 के, और फिर वो बराबर होगा 22.414 डीएम क्यूब। इंटर कन्वर्जन इसके सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आते हैं। मतलब बजाय कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम कहने के अगर वो कह दे कि कार्बन डाइऑक्साइड के 22 ग्राम है तो यकीनन ये हाफ मोल होगा, और जब ये हाफ मोल है तो एवोगैड्रोस नंबर भी हाफ हो जाएंगे 3.01 10 रेज़ की पावर 23, और वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा, दैट इज 11.27 डीएम क्यूब। एंड अगेन रिमेंबर अगर मैं इसको 1/4 कर दूं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का 11 ग्राम कह दूं तो ये हो जाएगा 0.25 मोल, और ये हो जाएगा 1.5 एवोगैड्रोस नंबर इनटू 10 रेज़ की पावर 23, और ये वॉल्यूम हो जाएगा 5.6 डीएम क्यूब। तो मैं आपसे बता रहा हूं कि ये जो वॉल्यूम है ये एसटीपी पर लिया जाता है, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और आइडियल गैस के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन होता है और प्रेशर 1 atm होता है। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर की बात की जाए आरटीपी, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उस पर किसी एक गैस के एक मोल का जो वॉल्यूम होगा वो 24 डीएम क्यूब होगा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। तो मैं आपसे इसके रेलेवेंट एक एमसीक्यू पूछता हूं कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। 16 ग्राम ऑफ मीथेन असल में एक मोल होता है, एक मोल। तो एक मोल का जो वॉल्यूम है वह 22.414 डीएम क्यूब। सोल्व कैसे करना है आपने, आप याद रखिए कि आपने मोल्स लेने हैं, तो मोल्स का फार्मूला है वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। तो आपके पास इसका वॉल्यूम निकालना है आपने, तो 16 ग्राम इसका मैस होता है और 16 ग्राम ही इसका मॉलिक्यूलर मैस है। मतलब मोल निकालने हैं मीथेन के, तो मैस ओवर मॉलिक्यूलर मैस, तो गिवन मैस 16 है और मोलर मैस भी 16 है, तो 1 मोल। और 1 मोल का मतलब अब आप इसका जब वॉल्यूम लोगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल तो 1 आ गया, इनटू मोलर वॉल्यूम, और मीथेन का मोलर वॉल्यूम 22.414 डीएम क्यूब है। तो इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा मीथेन का वह 22.414 डीएम क्यूब। करेक्ट ऑप्शन। आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं इन 89.6 डीएम क्यूब ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला है मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर तो होते हैं 6.02 10 रेज़ की पावर 23, लेकिन मोल नहीं है आपके पास, तो मोल आप इस फार्मूले से मालूम करोगे, वॉल्यूम ओवर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। तो आपके पास वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम गिवन है 89.6 डीएम क्यूब, और मोलर वॉल्यूम कितना होता है, दैट इज 22.414 डीएम क्यूब। जब आप इसको तकसीम करेंगे तो आपके पास आंसर है 4, मतलब इसका मोल है
4। तो मोल जब 4 हो जाएंगे और एवोगैड्रोस नंबर 6.02 10 रेज की पावर 23, तो ये आंसर आएगा 24.08 10 रेज की पावर 23। और अगर आप एक पॉइंट को उधर ले जाओगे तो दैट विल बिकम 2.4 into 10 रेज की पावर 24। दिस वन इज अ करेक्ट ऑप्शन। फिर आपका इसके हवाले से नंबर ऑफ पार्टिकल के हवाले से एक और एमसीक्यू, तो एमसीक्यू है कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शंस अल्फा क्या 6 into 10 रेज की पावर 23 है, बीटा 11 into 10 रेज की पावर 23 है, चार्ली 12 into 10 रेज की पावर 23, या फिर डेल्टा 1.2 10 रेज की पावर 23। तो मैं सोल्यूशन कराता हूं आपको। देखो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, 2 एटम है। तो उसने कहा कि 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में बताइए। तो आप यूनिटी मेथड से 2 को डिवाइड कर दो 4.4 के साथ, तो आंसर आएगा 0.2 एटम्स। नहीं जी, हमने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पार्टिकल ढूंढने थे, तो मोल आ गए आपके पास 0.2, और इस 0.2 को आप मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ, दैट इज 6.02 10 रेज की पावर 23, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.2 10 रेज की पावर 23। तो दिस वन इज योर करेक्ट ऑप्शन। देन कैलकुलेट मैस इन ग्राम ऑफ 10 रेज की पावर -3 मोल्स ऑफ वाटर। तो ऑप्शन है क्या 1.8 10 रेज की पावर -2 होगा, या 1.8 10 रेज की पावर -3 होगा, एंड सो ऑन। तो आपने करना क्या, मैस इज इक्वल टू मोल इनटू मॉलिक्यूलर मैस। तो मोल है 10 रेज की पावर -3 और मॉलिक्यूलर मैस वाटर का होता है 18, तो 18 को 10 रेज की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आएगा 1.8 10 रेज की पावर -2 ग्राम। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। कंबस्शन एनालिसिस में आप लोग परसेंटेज ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करते हो, फिर उससे हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला ढूंढते हैं, और अल्टीमेटली वी कम टू नो अबाउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो कंबस्शन एनालिसिस में परसेंटेज ऑफ एलिमेंट ढूंढने का तरीका क्या है। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट अगर आपको लेनी हो तो दैट इज मास ऑफ एलिमेंट ओवर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। और हम जो कंबस्शन एनालिसिस कर रहे हैं इसमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हो और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में उसे बर्न करते हैं, दैट फॉर्म्स वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड रेजिड्यू, और वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय मैग्नीशियम परक्लोरेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड बाय 50% KOH। बड़ा अच्छा एमसीक्यू। क्या हम ये चैम्बर कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्बर चैम्बर वाटर के एब्जॉर्बर चैम्बर से पहले रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और KOH वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। इसीलिए आपको पहले ही वाटर से छुटकारा हासिल करना होगा ताकि इस चैम्बर में वाटर ना आए। मैंने लिखा वी कैन नॉट पुट दिस चैम्बर बिफोर चैम्बर ऑफ वाटर एब्जॉर्बर। और अगर कंबस्शन एनालिसिस से आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन ढूंढनी हो तो कार्बन का एटॉमिक मास दैट इज 12 ओवर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 44 मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओवर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कैसे लिए जाएंगे? फॉर एग्जांपल आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था 10 ग्राम मिसाल के तौर पे, उसमें से ये बना 4 ग्राम और ये बना 5 ग्राम, बाकी रेजिड्यू हीट की शक्ल में निकल गया। तो ये जो आएगा ना वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो हम यहाँ से लेंगे जितना भी इधर आया होगा, और जो इसका वेट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो नीचे आ जाएगा। फिर अगर आपको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ढूंढनी हो तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, और 2 हाइड्रोजन है तो 2.1016 ओवर मास ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर दैट इज 18 ग्राम इनटू वेट ऑफ वाटर जो यहाँ आया होगा डिवाइडेड बाय वेट ऑफ
ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने पहले से लिया होगा मल्टीप्लाइड बाय 100। और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को आप कभी डायरेक्ट मेथड से मालूम नहीं कर सकते, इसे मालूम करना पड़ता है बाय डिफरेंशियल मेथड। मतलब 3 एलिमेंट है और 3 की परसेंटेज है 100, तो जब 2 का पता चल जाएगा तो तीसरे का मालूम करना मुश्किल ही नहीं है। 100 में से उनको माइनस कर दो, दैट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, क्यों हम ऑक्सीजन को डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते? आपको जो कार्बन और हाइड्रोजन निकाले हैं ना, आपने इसमें से निकाले हैं, ऑक्सीजन भी इसमें से निकालना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि आपने तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन खुद से दे रहे हैं। जब खुद से एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हैं तो वी कैन नॉट फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय डायरेक्ट मेथड। तरीका है कौन सा? डिफरेंशियल मेथड। फिर आपसे मैंने एमसीक्यू पूछे कि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। तो वेरी सिंपल, आपको जब किसी एलिमेंट की परसेंटेज लेना होती है तो आपको उस एलिमेंट का एटॉमिक मास ऊपर रखना होता है, 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वाटर का एटॉमिक मास 18 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 88.89। और अगर पूछा जाए ना हाइड्रोजन इन वाटर, तो हाइड्रोजन 2 है ना, तो 2 आ जाएगा ऊपर, नीचे 18 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 आएगा, तो आंसर आएगा इसमें से 100 को इसमें से निकाल लो, मतलब आंसर आ जाएगा आपका तकरीबन 11.1। फिर कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको फिर से वही काम करना है। ऊपर आप लोग कार्बन की परसेंटेज, तो कार्बन की परसेंटेज कितनी है, कार्बन की अमाउंट वो कितनी है 12 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है 44 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 27%. And then if 24 gram of organic compound is burned to form 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये हमने लिया 24 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड बनी है 11 ग्राम, तो परसेंटेज ढूंढो, ये वाला फार्मूला, दैट इज 12/44, और परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बताई गई है, दैट इज 11 ग्राम, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना बताया गया है, ये वाला, दैट इज 24 ग्राम। अब आप इसे कट करिए, ये जब कट करेंगे तो 11 आ गया, इसे जब कट करोगे तो 2 आ गया, फिर आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8, 100/8। अब 100 को 8 से डिवाइड करिए तो ये आ गया आपको 20। अब इसको यहां तक पढ़िए तो दैट इज 16, आंसर आ जाएगा ये 4, यहां पॉइंट लगाया, इधर 0, तो 8 को जब 5 तक पढ़ते हो तो ये बन जाता है 14, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज 12.5 ग्राम। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो एम्पिरिकल फार्मूला होता है सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, और मॉलिक्यूलर फार्मूला में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स के साथ उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n, एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अ कंपाउंड, इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। और अगर आपको n वो होल नंबर लेना हो, जो इंटीग्रल वैल्यू है वो लेनी हो, दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला ओवर एम्पिरिकल फार्मूला। तो कुछ MCQs बड़े इंपॉर्टेंट वो हम शेयर कर रहे हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग हैज एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ CH, किसका ये फार्मूला है। तो अगर आप बेंजीन को देखो, इसका फार्मूला होता है C6H6 और इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH, तो ये ऑप्शन तो है बीटा। इथीन C2H4, इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH2, तो ये ऑप्शन नहीं है। चार्ली ब्यूटाइन C3C4 और H6, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा C2H3, ये भी एम्पिरिकल फार्मूला CH के साथ नहीं है। साइक्लोहेक्सेन C6H12, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा CH2, ये ऑप्शन भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन सस्टेन्स बेंजीन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता इथाइन के बारे में, इथाइन
तो इथाइन का फार्मूला होता है C2H2, तो इंपीरिकल फार्मूला क्या होगा CH। बेंजीन की जगह पे अगर इथाइन होता तो ये भी सही था। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए ब्यूटीन और उसके अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड भी पुट कर दिया जाए तो आप इसका नाम लोगे, ये CH2 CH और ये CH, इसका नाम होगा 1 ब्यूटीन 3 आइन। तो इसका फार्मूला क्या है, इट इज C4, देखिए 4 कार्बन है, एंड H4, और इसका सिंपलेस्ट फार्मूला होगा CH। अगर 1 ब्यूटीन 3 आइन हो तो उसका भी इंपीरिकल फार्मूला CH होगा। और याद रखिए कि एंट्री टेस्ट के अंदर ऑल अबव वाली ऑप्शंस कम आती हैं, ना होने के बराबर है, MDCAT में तो आती ही नहीं है। तो ये तीनों में से कोई भी यहाँ पे हो तो दैट इज CH। फिर द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 110 ग्राम पर मोल एंड इंपीरिकल फार्मूला इज C3H3O। द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज, तो ये वाला फार्मूला आपने पुट करना है, आपने फार्मूला लगाना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इनटू इंपीरिकल फार्मूला। तो इंपीरिकल फार्मूला आपके पास मौजूद है, दैट इज C3H3O, ये है। तो C3H3O में आपको याद है कार्बन का मास 12 ग्राम होता है, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा 36, हाइड्रोजन का 3 39, ऑक्सीजन का 16, तो टोटल हो जाएगा ये 55। और आपके पास इस फार्मूले को अब आप चेंज कर लीजिए, आपके पास बना ये N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला ओवर इंपीरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में मैस दिया गया था 110 ग्राम पर मोल और इंपीरिकल फार्मूला का बना है 55, तो आंसर आ गया 2। 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बनेगा C6H6O2। दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन एक और MCQ, अ कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर मास ऑफ 180 ग्राम हैज एन इंपीरिकल फार्मूला ऑफ CH2O, फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आपने इसको ढूंढना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ढूंढने से पहले आपके पास N होना चाहिए, N, और वही फार्मूला फिर से यहाँ लगेगा, ये वाला फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है 180 ग्राम, और इसका मैस मालूम कर लो। तो 2 कार्बन है 24, 1 कार्बन है 12 ग्राम, 2 हाइड्रोजन है तो 14 ग्राम, और 1 ऑक्सीजन है उसका 16 ग्राम का वजन जब ऐड करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 30 ग्राम। तो 30 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 6 आ गया। अब इस 6 को इससे इंपीरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करें, ये इसका एग्जैक्ट फार्मूला होगा। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा दैट इज गोइंग टू बिकम C6 और H12O6। दिस वन इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन आइडेंटिफाई द सेट विच हैज सेम इंपीरिकल फार्मूला। ऐसा सेट ढूंढिए जिसका इंपीरिकल फार्मूला सेम है। तो इसका इंपीरिकल फार्मूला हम बनाते हैं। जब इसका इंपीरिकल फार्मूला बनाया तो दैट इज CH2O, ये भी CH2O है, करेक्ट ऑप्शन। अगले भी देख लेते हैं, इसको जब करेंगे तो ये बनेगा CH2O, जबकि ये यही इंपीरिकल फार्मूला है, तो ये तो नहीं है। इसको देख लीजिए CH4 और ये इंपीरिकल फार्मूला है CH, ये दोनों सेम नहीं है। फिर ये तो इसी तरह लिखा जाएगा और ये सिंपलेस्ट बन जाएगा, C2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो ये C3H7, ये भी सेम सेट नहीं है। एक और बड़ा अहम MCQ, क्या किसी कंपाउंड का इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो सकते हैं? जी हो सकते हैं, जैसे वाटर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस CH2O। ये CH2O कौन है भला? ये आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला सेम होते हैं। जैसे इसको देख लीजिए, बेंजीन इंपीरिकल फार्मूला क्या होगा CH, इथाइन इंपीरिकल फार्मूला क्या होगा CH, और 1 ब्यूटीन 3 आइन मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट लेकिन इंपीरिकल फार्मूला सेम। मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूलर मैसेज मॉलिक्यूलर फार्मूलाज मे हैव सेम इंपीरिकल फार्मूला। स्टिकियोमेट्री
ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन उसे एक्सप्लोर करता है और हमें बताता है अबाउट वॉल्यूम एंड मोल रिलेशनशिप, वॉल्यूम एंड मोल रिलेशनशिप, वॉल्यूम एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप, सिमिलरली मोल टू mass relationship, mole to mole relationship, mole to volume relationship और mass से mass, mass से mole और mass से volume। ये हमें 9 relationships के बारे में जनरली इन्फॉर्म करता है और इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं स्टोइचियोमेट्री की और इसके लिए कुछ कंडीशन भी हैं। तो कंडीशंस कौन सी हैं? All reactants should be converted to products, तो तब आप स्टोइचियोमेट्री को देख सकते हो। फिर कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए, तब स्टोइचियोमेट्री फ्रूटफुल साबित होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस को ओबे करना चाहिए और शुड बी ओबेड इन लिमिटिंग रिएक्टेंट और यील्ड, वहां पर भी इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन इसमें भी नुकसान भी है, जैसे कि इट डज नॉट टेल अस अबाउट कंडीशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की भी कंडीशन में हो रहे हैं स्टोइचियोमेट्री की बताती है। इसी तरह फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड क्या है, मैकेनिज्म क्या है, ये बताने से कासर है और कैन बी रिटन इवन फॉर रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। ऐसे रिएक्शन में लिखी जा सकती है इक्वेशन जो कि हकीकत में हो ही ना। देन लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? इट कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, गिव्स लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड कंट्रोल द रिएक्शन। रिएक्शन की यील्ड इसी से कंट्रोल की जाती है। दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। यहां पे कंफ्यूजन है, लेसर अमाउंट कौन सी? जो कि रिक्वायर्ड हो, मतलब जो एक बैलेंस इक्वेशन में किसी की अमाउंट तय पाए, अगर उससे कम हो, अगर उससे कम हो वो रिएक्शन होगा लिमिटिंग। मतलब पहले इक्वेशन लिखनी चाहिए, इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए, उसकी स्टैंडर्ड अमाउंट को देखना चाहिए, उससे जिसकी कम होगी अमाउंट वो होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। और रिएक्शन को थोड़ा अच्छा एमसीक्यू है, द वेरी बेटर फॉर्म ऑफ एमसीक्यू कि ऐसे रिएक्शन के ऊपर लिमिटिंग रिएक्टेंट अप्लाई होता है जो कि इरिवर्सिबल हो। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हो तो उसके अंदर कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होता। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अगर वाटर बने तो हाइड्रोजन के स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर 2 मोल जिनका वजन 4 ग्राम है और ऑक्सीजन का 1 मोल जिसका वजन 32 ग्राम है, से वाटर के 2 मोल बनते हैं, मतलब 36 ग्राम बनते हैं और ये रिएक्शन हकीकत में रिवर्सिबल होता है। ये इक्वेशन हकीकत में रिवर्सिबल है, इसका मतलब इसके अंदर कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट मौजूद नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं, मैं इसे 3 ग्राम कर दूं और इसके 32 ही रहने दूं तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, या मैं इसके 4 ग्राम ही रखूं, इसके कम कर दूं, 31 कर दूं, 30 कर दूं, जितने भी कम करता जाऊं तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट बन जाएगा। जैसे इसके अंदर कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है, लेकिन इस फॉर्म के अंदर जब 2 हाइड्रोजन हो, एक ऑक्सीजन का पानी लो और वाटर बने। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ये है इसके 4 ग्राम होंगे और इसके 32 ग्राम होंगे। तो अगर आपने इसके 8 ग्राम ले लिए तो डबल हो गया ना, तो इसके 64 ग्राम होने चाहिए थे, लेकिन इसके सिर्फ महज 8 ग्राम है। इसका मतलब ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट ओवर टू एयर।